नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग एक नया निबंध पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संस्कृति और सौंदर्य। ये आपके यूनिट 9 जो इकाई निबंध के रूप में लगी हुई है, इकाई 9, ये उसका आखिरी निबंध है। 1982 में ये प्रकाशित हुआ था और ये लिखा किसने है? नामवर सिंह जी ने लिखा है संस्कृति और सौंदर्य। बहुत सारे उद्धरण ये पेश करते हैं, अज्ञे जी के, निराला जी के और सबसे ज़्यादा उद्धरण पेश किए हैं इन्होंने अपने गुरु हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है? अच्छा एक प्रश्न आपके लिए है, ये जो पीछे फ़ोटो देख रहे हैं ना नामवर सिंह जी के पीछे, ये किसकी फ़ोटो लगी हुई है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, है ना? अगर आप किसी लेखक की रचना पढ़ रहे हैं तो उस लेखक को आप ज़रूर देखे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ कि जैसे मान लीजिए संस्कृति और नामवर सिंह पढ़ लिया, लेकिन उनको देखिए तो, है ना? तो एक चित्र बनता है आपके दिमाग में कि किसने लिखा है। अब जैसे गोदान जैसे याद करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का चेहरा याद आता है ना? तो वैसे ही जितने भी आपके समकालीन लेखक हैं या आलोचक हैं, उनका भी आपको एक स्मृति पटल पर उनका चित्र ज़रूर सामने आ जाना चाहिए। तो मैंने ये नामवर सिंह की फ़ोटो और ये पीछे बताइए किसकी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है? अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। अपने समय के अनुसार में आप पढ़ाई कर सकते हैं कोर्स लेकर के। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो 7209973250 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप इनका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए आपका जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता। है ना? तो ज़रूर इन नोट्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। फ्री में अगर आपको देखना चाहे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी ओशन अकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो यहाँ पर इकाई 9 की जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको सब मिल जाएगा। ठीक है? तो इसमें आप ज़रूर जाइए और पूरे-पूरे आपके जो 11 निबंध लगे हुए हैं उन निबंधों को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कवर किया गया है। ठीक है? 1 इकाई 9 और 1 इकाई 10 ये जो 10वीं यूनिट है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग आगे जो शेड्यूल तय करेंगे वो आपका इकाई 8 का होगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं संस्कृति और सौंदर्य को पढ़ना। 1982 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, नामवर सिंह जी का ये निबंध है। यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज 1982 संग्रह में संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी परंपरा की खोज इनका निबंध संग्रह है, इसी में ये निबंध संकलित है संस्कृति और सौंदर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्कृति और सौंदर्य किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है और इसका प्रकाशन है 1982। नामवर सिंह इस निबंध के लेखक हैं। इसमें कुल कितने निबंध हैं? 8 निबंध हैं। याद रखिएगा जो ये जो दूसरी परंपरा की खोज है इसमें कितने निबंध संकलित हैं? तो 8 निबंध हैं। पहला है दूसरी परंपरा की खोज जिसके नाम से संग्रह है। दूसरा ब्राह्मण समाज में जो अछूत दूसरा हो गया। तीसरा अस्वीकार का साहस। चौथा प्रेमा पुमर्थो महान। पांचवा भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, ये पांचवा हो गया। छठवां संस्कृति और सौंदर्य। सातवां त्वम खलु कृति और आठवां है व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 के 8 निबंध जो हैं वो किसमें संकलित हैं? दूसरी परंपरा की खोज में। ठीक है? इसको 2-3 बार और पढ़ेंगे, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पुस्तक का समर्पण। जब इस पुस्तक को आप देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज तो इसमें समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी को किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाम राशि और समान धर्मा फक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर इन्होंने ये पुस्तक को समर्पित किया है। तो 2 लोगों को समर्पित है, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे नागार्जुन जी। भूमिका में क्या कहते हैं कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे। तो ये पड़ाव जब इन्होंने लिखा दूसरी परंपरा की खोज, तब जब पंडित जी मतलब नहीं थे, उस समय मतलब वो स्वर्गवासी हो चुके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तब ये बताते हैं कि ये पड़ाव आया। ये छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें ना पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, ना मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। तो बताते हैं कि इस किताब में ना आलोचना है, ना मूल्यांकन है। बस कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ दृष्टि है जो जो उस उन्मेष की खोज में निकल रही है, जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। संभव है इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। किसकी खोज? नामवर सिंह की खोज मिल जाए।
उद्धरणों की बहुलता से प्रवाह में शायद बाधा पड़ी है, ये तो बात तय है। जब आप इस निबंध को पढ़ते हैं तो उद्धरण बहुत है, तो एक निबंध का प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कहानी को पढ़ते तो कोई प्रवाह रहित होती है, मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाती है। लेकिन इस निबंध में उद्धरण बहुत देते हैं, तो होता है ना कि कभी-कभी जो प्रवाह है वो थोड़ा-सा भंग हो जाता है ना? जैसे कोई मान लीजिए उदाहरण देते रहते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, कुछ उदाहरण दिया, अगर रिलेटेड है तब तो बढ़िया है। नॉन रिलेशन अगर वाला आ गया तो फिर वो कहीं और दिशा में क्लास चली जाती है। तो इसी वजह से बताते हैं कि उद्धरणों की बहुलता से प्रवाह में शायद बाधा पड़ी है, पर प्रमाण के लिए प्रवाह का त्याग क्षम्य होना चाहिए। आगे क्या जोड़ते हैं लाइन कि लेकिन प्रमाण को दिखाने के लिए प्रवाह का त्याग को क्षम्य होना चाहिए, मतलब क्षमा होना चाहिए। अगर प्रमाण दिखाना पड़े तो जो प्रवाह है उसको एक तरीके से माफ कर देना चाहिए। विषय वस्तु देख लेते हैं कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध की विषय वस्तु क्या है। ये एक प्रकार का क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धृत करने के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी किया है। तो संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचार जो है उनको उद्धृत करने के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी करते हैं। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ-साथ अन्य विद्वानों जैसे कालिदास, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अज्ञे, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे आदि के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धृत करने के साथ-साथ द्विवेदी जी के पक्ष या विपक्ष की व्याख्यायित किया गया है। मतलब इतने सारे केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नहीं, कालिदास हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अज्ञे, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे और भी हैं। जयशंकर प्रसाद का भी इसमें ज़िक्र है, उनकी कुछ-कुछ इसमें पंक्तियाँ भी आई हुई हैं। तो वो जब आप पूरा निबंध पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। आगे मैंने उद्धरण रखे हुए हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है, जहाँ सौंदर्य विद्रोह का दूसरा नाम है। अब आ जाते हैं प्रमुख उद्धरण की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है उद्धरण पढ़ना। इसी टेक्स्ट जो आपने निबंध पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके सारे निबंध मैंने शेयर किए हुए हैं। नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। तो ये जो अशोक के फूल है, ये किसका निबंध है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पर नामवर सिंह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अशोक का जो फूल है, वो केवल एक फूल की कहानी नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है भारत को महामानव सागर कहने वाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, है ना? तो भारत को किसने मानव सागर की उपाधि दी है या कहा है? तो वो हो जाएंगे रवीन्द्रनाथ ठाकुर। एक अरसे से ये बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। अगला है भारत को महामानव सागर कहने वाले अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, है ना? इसको आप कट कर दीजिएगा। अगला है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के फूल निबंध क्यों लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो नामवर सिंह जी बताते हैं कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। तो बताते हैं केवल एक पुष्प की कहानी नहीं है, बल्कि संस्कृति की दृष्टि का एक अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। तो आपके सिलेबस में लगा भी हुआ। तो यहाँ नामवर सिंह जी आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं कि अब जो सामाजिक संस्कृति है उसकी दिन रात माला जपने वाले तो बहुत सारे लेखक हो गए हैं। जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने तो एक इतना बड़ा ग्रंथ ही रच डाला बताते हैं। कौन सा ग्रंथ? संस्कृति के 4 अध्याय। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अज्ञे का कथन है दिनकर के लिए।
है ना? अज्ञेय जी का कथन, तो यहाँ अज्ञेय जी का कथन लेते हैं नामवर सिंह जी। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए बार-बार मैं बता रही हूँ कि अगर आप एक बार निबंध को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं एकदम बता रही हूँ फुल प्रूफ कि ये चीज़ आपके एकदम मन स्मृति पटल पर बैठ जानी है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। है ना? तो ये अज्ञेय जी ने लिखा है, किसके लिए? दिनकर जी के लिए, कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। लेनिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है। उस लेकिन संस्कृति की मिश्रता को उजागर करने का ही प्रयत्न है, उसके संग्रहकर्ताओं को नहीं है। तो बताते हैं कि एक तरीके से मिश्र संस्कृति को लेकर के दिनकर जी आगे बढ़े और जो संस्कृति की मिश्रता को ही उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया, उसकी संग्रहकर्ताओं को नहीं उन्होंने शामिल किया। वे मतलब द्विवेदी जी मिश्र संस्कृति के वकील ना थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी वकील नहीं थे मिश्र संस्कृति के। ना ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। अगला है, उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ने और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्मन में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार ना करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। कैसी अवधारणा थी? दृष्टि का उन्मेष था। इसीलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं सब कुछ अविशुद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी जी का कथन है कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, है ना? सब कुछ अविशुद्ध है, सब कुछ में मिलावट है, परंतु जो शुद्ध है वो है मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। उल्लेखनीय है कि आगे जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। कौन कह रहा है ये? अशोक के फूल में ही कह रहे हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति की निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसीलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़ता है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कथन है, इस दृष्टि से यह यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति एक राजनीति है, जो अज्ञेय संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है। अगला है, यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। तो क्या बताते हैं कि यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे, ये दो लोग हैं, एक अज्ञेय जी, इनको इसको भी बोर्ड कर लीजिएगा, और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। अगला है, द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म। इसकी रचना है साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर था, मतलब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कहते हैं, और किस विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ है याद रखिएगा, संस्कृति और सौंदर्य में लखनऊ विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ है। यहाँ से मैंने पढ़ाई भी की है, लगभग 3 4 5 साल, है ना? कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग, इसको कट कर दीजिए नहीं तो आप कुछ नोट्स में शामिल कर देंगे। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है।
संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है। और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है, जो जब शुरू होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ मात्र रह गई। ऐसा संस्कार जब समय वृहत मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते, इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं, जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। अगला, संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है, जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। हिंदी साहित्य की भूमिका इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर दूसरा साहित्य का मर्म का जिक्र हो गया एक रचना, दूसरी रचना हिंदी की साहित्य की भूमिका का जिक्र। हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में द्विवेदी जी लिखते हैं कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार उपस्थापित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो हैं ही नहीं या हैं भी तो एक की ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा के गड्डलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आचार्य का पूरी जो भूमिका है, जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, जो सांस्कृतिक बातें हैं, उनको ही यहाँ पर मूल्यांकित करते हुए नामवर सिंह जी अपना ये निबंध लिख रहे हैं। संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनर्सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है कि यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज इंपॉर्टेंट और कौन सी रचना है इनकी? दूसरी परंपरा की खोज, जिसमें ये निबंध संकलित है। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्दर्शन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद का भी नाम आ गया, को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला वेरी इंपॉर्टेंट और रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद की किन दो रचनाओं का जिक्र हुआ है संस्कृति और सौंदर्य में? तो काव्य और कला जयशंकर प्रसाद की रचना है और रहस्यवाद, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 आदि निबंध लिखने पड़े थे। तो बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद को कुछ ऐसे व्याकुल भारतीय लोगों से पाला पड़ा था जिसको जवाब देने के लिए उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, एक तो काव्य और कला और दूसरा रहस्यवाद। निबंध थे ये। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि, वाङ्मय मतलब संस्कृति होता है, ठीक है? भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता से आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही दे दिया जाएगा कथन और पूछा जाएगा कि किस निबंध से उद्धृत है। ये तो इजी प्रश्न हो जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाएगा नामवर सिंह जी का जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, इसमें ये जो कथन है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, निराला का है, अभी आगे निराला जी के भी आएंगे कथन, है ना? या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जिन बच्चों ने ये नोट्स परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है? इसको मैं साइड में लिख दे रही हूँ, जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है।
यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है। किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है, वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ-साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न संस्कृति एकता भी है, सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं, तो बताते जो हमारी भाषा है का साहित्य है उसमें ऐसा सामंजस्य नहीं है। बीच-बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं कि उनमें कितनी ही विशुद्ध संस्कृतियाँ भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक बार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध से सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं। कौन है? इंद्र। जिसमें काम की पूर्ण पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथक काम में भी। ठीक है? तो ये नामवर सिंह जी कहते हैं किसके बारे में? प्रसाद जी के बारे में। अब फिर से आ जाते हैं विचार और वितर्क। इसका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1945 में लिखा गया था। विचार और वितर्क में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और संबंध साहित्य का संबंध को आप पढ़िएगा कि विचार और वितर्क निबंध में एक निबंध संकलित है। उसका नाम क्या है? हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है? विचार और वितर्क में ये निबंध संकलित है हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। ठीक है? सबसे अधिक आर्येतर संश्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता की चित्रित सांची, भरहुत की मूर्तियों आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्येतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। तो ये जितनी भी मूर्ति स्थापत्य कला का जिक्र कर रहे हैं नामवर सिंह जी, बता रहे हैं कि आर्येतर सभ्यता की समृद्धि की परियाचक है। महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजें हैं। एक में तेज है, दृप्तता है और व्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। इसमें तेज है, महाभारत में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति है। किसमें? महाभारत में। और कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, भरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली किसकी यक्ष की पूजा और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को ना था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके उनके धार की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। ये सब कालिदास की रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्यान्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली हैं। इस क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी ये भी नोट कीजिएगा, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का भी जिक्र हुआ है। बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्म के नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ना हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में दिखाए जाते थे
उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। अगला कथन है, एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या-क्या सुंदर है। तो इन दोनों में ये कोई मतभेद नहीं है, उन्होंने बताया है कि क्या-क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। तो एक आर्यों का पक्ष लेते हुए दिखलाई देते हैं और दूसरे आर्यतर मतलब आर्य से इतर जातियों का अवदान मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसका कोटेशन है? जयशंकर प्रसाद जी का। संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। तो मौलिक चेष्टा याद कर लेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। अगला है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, यह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मान लीजिए आप संपत्ति जो है वो परिश्रम से अर्जित नहीं की गई है और उसको उसका रक्त नहीं बहा है पसीने की तरह, है ना? तो वो केवल क्या है, एक कुत्सित रुचि को प्रश्रय देने वाली है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है। मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है, वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रवीन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, इंपॉर्टेंट। रवीन्द्रनाथ जी का शांति निकेतन है ना, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। अगला कथन है, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। वह छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। तो आनंदवर्धन ने कौन सी परिभाषा दी? लावण्य की परिभाषा दी है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। तो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। कौन कह रहा है? ये द्विवेदी जी का कथन है, नोट कीजिएगा। क्या होना चाहिए? सुंदर ढंग से बिताने के लिए एक रूप होना चाहिए जीवन का। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है, जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता, इंपॉर्टेंट, किसकी है? द्विवेदी जी की। परंपरा और आधुनिकता शीर्षक में लेख वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिएगा। परंपरा और आधुनिकता में द्विवेदी जी लिखते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और उद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह झूठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़-मास का यंत्र बनाना चाहता है। यह ना तो संभव है और ना वांछनीय। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति, कौन सी वृत्ति? द्विवेदी जी की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास अवश्य समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है ना? चित्रकला से अभिव्यक्ति मिल रही, मूर्तिकला से, स्थापत्य कला से, ठीक है? और आपका वास्तुकला से, धर्म विधान से, इन सभी से क्या मिल रही है? जो उस वृत्ति है, जो विचार है, उसको अभिव्यक्ति मिलती है। अगला है, पहला सूत्र है, सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना। क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उसकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है।
लालित वह इसलिए है कि मानव द्वारा ललित है। सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक ना कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवता से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। सौंदर्य को मनुष्य ललित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है ना? तो पुराण गाथा के अनुसार जो शिव का तांडव नृत्य वो कैसा है? वो रस भाव विवर्तित विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। शिव और पार्वती का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पुराण गाथा के अनुसार में रस भाव विवर्जित नृत्य किसका है? शिव भगवान का है। और लास्य रस भाव समन्वित किसका है? तो पार्वती जी का नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहां मानव पूर्व तत्वों का स्वतः पूर्त विकास है, वहां लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। अगला है, वो ये कहते हैं ना कि गुस्सा होने के लिए तो बिल्कुल ताकत नहीं चाहिए, लेकिन गुस्से को दबाने के लिए, शांत रहने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है। कुछ कुछ अर्थ यहाँ पर उसी से ये प्रतीत हो रहा है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रचना का जिक्र हुआ है? लालित्य मीमांसा। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है। ललित मीमांसा का दूसरा सूत्र क्या बताते हैं कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। इंपॉर्टेंट। अगला है, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम है। इंपॉर्टेंट। दूसरा सूत्र क्या है? बंधन के विरुद्ध विद्रोह, है ना? तीसरा क्या है? मनुष्य की शिक्षा का परिणाम। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रंथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। और आज का अंतिम कथन कि मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। लालित्य मीमांसा के सूत्रों से ये बताते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिप्रेक्ष्य में नामवर सिंह जी कहते हैं कि जीवन का विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। 1982 में ये दूसरी परंपरा की खोज में शामिल कथन। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका हो जाता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, है ना? अब अगला जो वीडियो रहेगा वो आपका दूसरी यूनिट का रहेगा। इसको बढ़िया से पढ़िए। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम एमसीक्यू करवा दीजिए। जब एमसीक्यू करवाऊंगी तो क्लासेस जब भी होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, अभी आप जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए, अपनी प्रतिक्रिया दे दिया करिए। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट अगर आ जाते हैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है और आपको फ्री में कंटेंट देने का मन करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।